नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के मामले में पुलिस ने कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को आरोपी लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। वहीं गाजियाबाद के आरनगर इलाके में इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी उसकी 70 करोड़ कीमत की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और आपको बता दें कि पुलिस पिछले काफी समय से उसके और उसके साथियों की नामी बेनामी संपत्ति की तलाश कर रही थी। इस मामले में उस पर और उसके साथियों पर गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ की सीबीआई में 33 मामले दर्ज हैं। आरोपी लक्ष्य तंवर और उसके कई साथी जेल में बंद है। गौरतलब यह है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस पूर्व में ही गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। वह इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। आरोप है कि लक्ष्य तंवर ने बैंक अधिकारियों के साथ साठगांठ कर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के लोन लिए थे। लक्ष्य तंवर के गैंग के सदस्य सुनील कुमार का पुराना आर्यनगर स्थित 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। लोन माफिया लक्ष्य तंवर के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 922/2021 ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। लोन माफिया लक्ष्य तंवर के खिलाफ अब तक 35 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक करीब 70 करोड़ के आसपास इसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी। आज इसकी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है और कुल मिला के 85 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी कुर्क की गई है। इसके अधिक संपत्ति के बारे में जानकारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर से है, जहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले पर राजधानी तिरुवनंतपुरम में हमला किया गया है। आरोप है कि यह हमला एसएफआई के छात्रों ने किया है। हमले के बाद राज्यपाल ने केरल के मुख्यमंत्री पर हमला करवाने का आरोप लगाया। दरअसल राज्यपाल अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एसएफआई के छात्रों ने उनकी आधिकारिक गाड़ी को रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। वहीं राज्यपाल आरिफ ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मुझे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उन पर कोई हमला नहीं किया गया है। देखिए, कोई हमला नहीं किया गया, झूठ बोलते हैं वो। त्रिवेंद्रम में एसएफआई के जो हमारी सीपीएम की युवा टीम है, उसने उनके विरुद्ध लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट किया, विद्रोह जताया, काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाना अधिकार है लोकतंत्र में। खासतौर पर नौजवानों को तो अधिकार है कि अगर किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो विरोध जताएं। विरोध जताने का शांतिप्रिय तरीका है कि काले झंडे दिखाए जाए और जिसके विरुद्ध वो विरोध जता रहे उसको मालूम हो कि उसके किसी एक्शन से वो नाराज है। राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। शहर के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों का यह प्रदर्शन पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के विरोध में था। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान लखनऊ पुलिस के साथ साथ पीएससी को भी लगाया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि अधिवक्ताओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट लागू करना चाहिए। वह दूसरी तरफ एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि कानून का राज कायम है और कानून का राज ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति या किसी भी समाज से हो या किसी भी संस्था से हो, वो कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। लखनऊ अधिवक्ता समाज आज पुलिस के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुका है। क्या कुछ मांगों को लेकर के पूरा आंदोलन है? अध्यक्ष जी मौजूद है। सर, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर के? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो अखबारों में छपा है कि अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे। उसके विरोध में क्यों? अधिवक्ता समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, समाज को न्याय देने को है। अधिवक्ता अपराधी बिल्कुल नहीं है और पुलिस को अपराधी को साबित करना चाहती है। अधिवक्ताओं ने न्याय दिलाने का काम किया है तो वो सबके लिए लड़ सकते हैं, तो अपने भी लिए लड़ सकते हैं और आगे हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कोर्ट ने भी कुछ अधिवक्ताओं की लिस्ट मांगी थी जिनका आपराधिक में बताया जा रहा था, आपराधिक जो मुकदमे दर्ज थे, उसको लेकर के भी लगातार पुलिस अपना एक्शन ले रही थी, लेकिन जो गैंगस्टर की कार्रवाई को लेकर के आवाज उठी उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया। जी बिल्कुल, हमें किसी कार्रवाई पे कोई भी आपत्ति नहीं थी।
लेकिन जो जायज़ है, लेकिन उस कार्रवाई की आड़ में वकीलों को दबाना, वकीलों का हरासमेंट करना, वकीलों में गैंगस्टर करना, अधिवक्ता कुछ हो सकता है, गैंगस्टर नहीं हो सकता है। अधिवक्ता एक हमें सबको न्याय दिलाना करता है, इसलिए अधिवक्ता में गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी तो इस आंदोलन को हम लोग और बेहतर रूप में चलाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के लगातार आप लोग आवाज उठा रहे थे, अब जो मुकदमों की बात आ रही है तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए क्या आवाज उठाएंगे? अधिवक्ता प्रोटेक्शन की लगातार आंदोलन जारी है हम लोगों का, और शासन द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कमेटी गठित करने का एक समझ लिए केवल एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर किया गया है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन की मंशा बिल्कुल नहीं है प्रोटेक्शन लागू करने के, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को यहाँ से लेकर दिल्ली तक ले जाएंगे। धन्यवाद। बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से लखनऊ पुलिस के खिलाफ ये पूरा आंदोलन था, आंदोलन के बीच ये जो आप पुतला दहन देख रहे हैं, ये लखनऊ पुलिस के नाम पे बताया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ पुलिस कमिश्नर का ये पुतला दहन करने के बाद, क्योंकि अधिवक्ताओं को भी साफ तौर से देख रहे हैं कि लगातार लखनऊ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, और नारेबाजी करने के साथ जिस तरीके से पुतला दहन किया गया है उसको लेकर के साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गैंगस्टर की जो कार्रवाई की जा रही है, उन सभी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत ये पूरा इनका जो आक्रोश है, वो आक्रोश की तस्वीर है साफ तौर से आपके सामने। क्योंकि अधिवक्ताओं के जो तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो नारेबाजी साफ लगाई जा रही है वो लखनऊ पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी है, क्योंकि जो कार्रवाई है गैंगस्टर की है, जो आपराधिक मुकदमों को लेकर के जो बात की जा रही है या फिर उनको जेल भेजने की जो बात की जा रही है, उन सभी मामलों को लेकर के लगातार ये एक्शन में। लेकिन अब जिस तरीके से जो अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है, उस विरोध के बीच जिस तरीके से जो अध्यक्ष जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, महामंत्री मौजूद है, लखनऊ बार एसोसिएशन लगातार जो पूरी तरीके से विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन आने वाले समय में क्या रूप लेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई पुलिस की जो है उसमें नरमी आएगी, या फिर जिस तरीके से अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है तो ये विरोध एक बड़ा आंदोलन भी लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लखनऊ बार एसोसिएशन आज जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा था, उसको लेकर के पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी उस प्रदर्शन से निपटने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए एडीसीपी वेस्ट है। सर, जिस तरीके से आज अधिवक्ता समाज प्रोटेस्ट कर रहा है, इसको लेकर के आप लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं, किन मांगों को लेकर के जो प्रोटेस्ट था इन लोगों का, क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हुई, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण इंतजाम है, और सबसे बड़ी जो हम लोग की प्राथमिकता है तो आम जनमानस है, वो उसका निर्बाध रूप से यातायात संचालित होता रहे। बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें, वो आप देख रहे होंगे ट्रैफिक चल रहा है। दूसरी बात, इनकी जो मांगे हैं वो आई डोंट थिंक कि इसमें इन्होंने हम लोग को कोई कम्युनिकेट नहीं किया है। दूसरी बात, माननीय जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हम लोग उसी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और कानून का ही राज है और वैसा ही रहेगा। आज जिस तरीके से अधिवक्ता समाज ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर का पुतला दहन किया, पुलिस पर एक बात कही कि जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, अधिवक्ता समाज को एक अपराधी बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के ये आंदोलन है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, जो व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा और विधि विरुद्ध कार्य करेगा, चाहे वो पुलिस विभाग का हो और चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून इसी के लिए बनता है। नियम और कानून तो तभी बनते हैं। और बाकी जो हमारे अभी हम लोगों ने यहाँ सेंट्रल बार का चुनाव कराया, और निश्चित तौर पे यह ऐतिहासिक चुनाव था, इतना शांतिपूर्ण, तो अधिवक्ताओं के बहुत बड़े समूह का हमेशा से कानून व्यवस्था को बनाने में योगदान रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई तो होगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके कोर्ट ने अधिवक्ताओं का एक मांगा था आपराधिक इतिहास कि लगातार जमीनों के कब्जों के मामले में लगातार संलिप्त दिख रहे थे, कई आपराधिक ऐसे मामले थे जिनमें लगातार संलिप्त होने की बात आ रही थी, उसको लेकर के आप लोगों की जो कार्रवाई रही थी उसको लेकर क्या? ये सब जुड़ी से प्रकरण, तो ये प्रकरण सब जुड़ी से, उस पर तो अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगा कि कानून का ही राज रहेगा। धन्यवाद। बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी चिरंजीवी सिन्हा जी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से जो अधिवक्ता समाज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो मांगे हैं, उन सभी मांगों को देखते हुए भी लगातार पुलिस कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से कायम कर रही है, और अगर किसी भी तरह का कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है तो लखनऊ पुलिस उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट दीप। लखनऊ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता समाज आज सड़क पर उतरकर लखनऊ पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उस हल्ला बोल प्रदर्शन से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। सड़क पर ना निकलें, आम जनमानस को किसी तरह की असुविधा ना हो, तो उसको लेकर के यहाँ पर पीएससी के साथ लखनऊ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, बैरिकेड लगा करके पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर जिस तरीके
तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सर, आज जिस तरीके से लखनऊ पुलिस के खिलाफ एक अभियान जो हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे निपटने के लिए आप लोगों ने तैयारियां की हैं, क्या कुछ अभी तक जो प्रदर्शन में निकल के आया है, क्या कुछ आम जनमानस की को असुविधा ना हो, उससे निपटने के लिए तैयारियां हैं? जी, आज अधिवक्तागण ने, जिसमें लखनऊ बार ने ये जारी किया था कि हम लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का पुतला फूकेंगे। हालांकि इन्हें अवगत कराया गया कि ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और निर्देश के तहत ही लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोई भी इसमें लखनऊ पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो कि निर्देशों के विपरीत हो, और ये समझाया भी गया कि इस तरह का कार्रवाई न करें जिससे कि आम जनता को जो असुविधा हो या जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में कोई व्यवधान हो। लेकिन कतिपय अधिवक्तागण द्वारा जो है पुतला फूकने का ही निर्णय लिया गया। तो इसके तहत हम लोगों ने आसपास के जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है ट्रैफिक को, तो ट्रैफिक अंदर नहीं आ रही है। तो आम जनता को जो सुविधा होनी थी, जो हम लोग संभव था, वो सारे हम लोगों ने जो है प्रयास किए हैं और लोगों को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि कोर्ट ने खुद मांगा हुआ है जवाब की जो अधिवक्ता हैं वो उन लोगों की जो आपराधिक किस्म के लोग हैं जो उनमें संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है तो ये कार्रवाई क्या ढील पकड़ेगी या फिर जिस तरीके से कोर्ट ने जो मांगा है उसके आधार पर जो कार्रवाइयाँ हैं, जो रिपोर्ट है, वो पूरी तरीके से और तैयार होंगी? जी बिल्कुल, जो हम लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है हम उसका अनुपालन कराएंगे। बहुत स्पष्ट हमारी नीति है कि हम जो लीगल है, जो कानूनन है, जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका हम अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज पुतला तो दहन कर दिया और खासकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर का पुतला दहन किया गया, क्योंकि जो हल्ला बोल भी किया गया, नारेबाजी भी की गई, वो लखनऊ पुलिस के खिलाफ की गई। तो इसमें आप लोगों का क्या कुछ आगे का एक्शन रहेगा, या जिस तरीके से कहा गया कि आगे एक बड़ा आंदोलन होगा तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई हम लोगों को नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ना हमें अधिवक्ता से है, न हमें किसी से है। हम लोग केवल जो नियम और कानून का ही पालन कराने के लिए यहाँ हैं और वही हम करा रहे हैं। हम इनको ही समझा रहे हैं, इनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि जो विधि सम्मत है वही कार्रवाई करें। जो माननीय उच्च न्यायालयगण का आदेश है उसी का आदेश का पालन हम भी कर रहे हैं और आपको भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी अधिवक्ता हो या पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि कानून का जो है उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी, निश्चित रूप से होगी। तो वही चीज़ें जो हम लोग कम्युनिकेट किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अधिवक्ता समाज से कि जिस तरीके से जो विरोध है या आगजनी जो की जा रही है, पुतला दहन किया जा रहा है जो, तो उसको लेकर क्या कुछ अपील है जिससे एक शांति व्यवस्था बनी रहे? मैं यही कहना चाहूँगा अधिवक्तागण से भी कि वे भी जो है चूँकि कानून के खुद ही वो ज्ञाता हैं और कानून के वो मर्मज्ञ हैं, तो उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और जिससे कि आम जनता में भी एक मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज जाए और जो माननीय न्यायालयगण के जो आदेश निर्देश हैं उनका पालन हम सभी को करना चाहिए। तो वो लोग भी यही करें, हम लोग भी वही करेंगे और सब हम लोग जो है कोई ऐसा विरोध किसी का भी नहीं है। आम जनता जिसमें सुविधाजनक रूप से रह सके, क्योंकि हम और अधिवक्ता या सभी लोग जो है जनता के हित के लिए ही हैं यहाँ पर, तो जिसमें जनता का हित हो वही कार्य हमको करना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आज अधिवक्ता समाज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो उससे निपटने के लिए जिस तरीके से पुलिस अधिकारी खुद मौजूद थे और लगातार अपील भी कर रहे हैं, इसके साथ ही अधिवक्ता समाज से भी जो डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी हैं उन्होंने भी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि जो कार्रवाई है फिर वो चाहे अपराधी हो या फिर कोई बड़ा राजनेता हो या फिर अधिवक्ता हो, सभी के खिलाफ कानून एक है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। कौशाम्बी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार और ई रिक्शे में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसा कोकराज थाना क्षेत्र के गरीब का पूर्वा गांव के पास से सामने आया, जहां चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा की टक्कर हुई तो ई रिक्शा पर सवार 2 महिलाएं उछलकर दूर जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग घायल भी बताए गए हैं।
राजधानी लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर चेन स्नेचर्स पर विकासनगर समेत कई क्षेत्रों में लूट की वारदातों में शामिल होने का आरोप है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अभियुक्त शिवम और सुमित के पास से सोने की चेन और एक बाइक भी बरामद की है। और खास बात यह है कि इसमें गिरफ्तार एक आरोपी शिवम औरैया में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जेल से छूटने के बाद शिवम लखनऊ में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने लगा, जिसे विकासनगर क्षेत्र से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। राजधानी लखनऊ में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे ये लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, ज़्यादा बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ कासिम आब्दी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो चेन लूटते थे वो कहाँ बेचते थे, कैसे गिरफ्तारी हुई? दिनांक 7/11 को यानी 7 नवंबर को चेन स्नैचिंग की घटना एक हुई थी थाना क्षेत्र विकासनगर में। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके बाद लगातार इनकी तलाश चल रही थी, जो अभियुक्त गण हैं। इसमें कुछ हम लोगों को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे और कुछ नंबर्स मिले थे जिन पे ऊपर काम चल रहा था और इसी बेसिस पे आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, सुमित वर्मा और शिवम रस्तोगी। ये दोनों ही पेशेवर किस्म के अपराधी हैं। कई सारे अभियोग इनके विरुद्ध पहले भी पंजीकृत हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में। इनके पास से जो लूटी हुई चेन थी वो भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। जो घटना में जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो बाइक भी पुलिस ने बरामद किया। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, लखनऊ पुलिस एक अभियान भी चला रही थी, जो जेल से छूटे हैं लुटेरे हैं या फिर चोर हैं या फिर जो और अपराधी हैं, उनका जो है सत्यापन करने को लेकर के, लेकिन उन सत्यापन के बीच भी ये 2 बदमाश हैं जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसको लेकर के क्या कुछ आपकी रणनीति आगे की बन रही है कि जिससे लूट की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सके या लगाम लग सके? नहीं, निश्चित तौर पर ये एक नित्य प्रक्रिया है। जो भी अभियुक्त अगर जेल से छूट करके आते हैं उनका सत्यापन करना। और ये जो व्यक्ति है शिवम रस्तोगी, ये लखनऊ में नहीं रहता था। जब से ये इस बार गोमती नगर से जेल गया था और फिर उसके बाद ये अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहता था, अलग अलग ज़िलों में रहता था। इसका घर यहाँ कैंपल रोड में है लेकिन यहाँ रहता नहीं था। तो सत्यापन तो लगातार हो रहा है। जो भी अभियुक्त जेल से छूट करके आते हैं उनका फिज़िकल वेरिफिकेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन वो भी हम लोग करते हैं। उनको हम लोग ट्रैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे शातिर अपराधी होते हैं कि उसके बाद भी वो पुनः अपराध की दुनिया में चेतावनी और वार्निंग देने के बाद भी उसके बाद भी ये लोग पुनः अपराध की दुनिया में एंटर करते हैं, अपराधी बनते हैं, आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं। और ये सब भी पेशेवर अपराधी हैं। ये जितनी बार जेल गए उसके बाद निकल करके आए और फिर उन्होंने अपराध को ही चुना है। जैसे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इन 2 लोगों के साथ और भी चेन है इसमें जो जुड़ रही हैं, जो इनके साथ लगातार गिरोह बना कर घटनाएं कर रहे हैं? देखिए, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह का इनका काम करने का तरीका है, ये एक दिन में कई घटनाओं को ये लोग अंजाम देते आए हैं। और ये पर्स स्नैचिंग भी करते हैं, मोबाइल स्नैचिंग भी करते हैं, चेन स्नैचिंग भी करते हैं। पूर्व में भी इन्होंने किया है। तो हो सकता है कि इन लोगों ने और भी, हो सकता है इस जनपद में, हो सकता है किसी और जनपदों में भी इन लोगों ने और भी घटनाओं को अंजाम दिया हो। इसमें अभी डिटेल में तफ्तीश होना बाकी है। जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसमें यही एक घटना प्रकाश में आई है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। ये 2 आरोपी हैं, इन दोनों में से क्या किसी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है या फिर इन दोनों में मास्टरमाइंड कौन रहा है या इनका मास्टरमाइंड कोई और? ये शिवम रस्तोगी जो है, जैसा आप देख सकते हैं, शिवम रस्तोगी के ऊपर गैंगस्टर की इसमें कार्रवाई हुई है थाना क्षेत्र गोमती नगर से। और मास्टरमाइंड कह सकते हैं कि शिवम रस्तोगी इसका मास्टरमाइंड था। जो विकासनगर की घटना में भी जो बाइक थी वो शिवम रस्तोगी की ही थी और शिवम रस्तोगी ही वो व्यक्ति था जो चेन स्नैचिंग करता था। चेन छीनने का काम शिवम रस्तोगी का था और सुमित वर्मा बाइक चलाता था। सर, क्या इसमें अभी तक ये चिन्हित हो पाया कि ये लोग लूटते थे, लूट के बाद ये चेन बेचते कहाँ थे? क्योंकि अभी तक जो घटनाओं के खुलासे हुए आपके द्वारा उसमें अभी तक सीतापुर का नाम आया कि सीतापुर में जाकर ज्वेलरीज की दुकान पे बेच रहे थे। इसमें क्या कुछ चिन्हित किया गया कि ये लोग ज्वेलरी कहाँ बेचने जाते थे? ये लोग अलग अलग, जो हमारी जो अभी इनिशियल तफ्तीश है उसमें यही निकल के आया कि ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते थे और एक साथ कभी बहुत बल्क में नहीं बेचते थे। 1 चेन 2 चेन करके इसको कभी सीतापुर, कभी उन्नाव, कभी बाराबंकी और कभी लखनऊ, और अपनी मजबूरी बता करके। शिवम रस्तोगी है, इसका एक छोटा बच्चा है
और उसकी तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके, पत्नी की तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके, अपनी मजबूरी दिखा करके चेन को बेचते थे। अब तो ठंड भी शुरू हो गई है, एक पुलिस के लिए एक चैलेंज और बन गया है, तो इसको ठंड में इन अपराधियों से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ आप लोग बनाएंगे? देखिए, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। जो पेट्रोलिंग है वो और सुचारू ढंग से किया जाए, ठीक है। पुलिस विजिबिलिटी वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, और जो अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, उनका समय समय पर उनका सत्यापन होता रहे, और एक साइंटिफिक एनालिसिस हो क्राइम, और जो क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ और किस समय और किस जगह पर ये क्राइम होते हैं, उनकी एक प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद और फिर प्रॉपर वहाँ पर पिकेटिंग और बैरिकेडिंग करके फिर चेकिंग हो। इससे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जरूर अंकुश लगेगा अपराध में। तो जैसा कि लखनऊ पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, इसके साथ ही पूरी जो रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति के तहत जो अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस गिरोह के और लोगों के भी गिरफ्तार होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जो ज्वेलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रडार पर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है, और उनकी भी कहीं ना कहीं जल्द गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां कारागार में हुई 2 बंदियों की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान अंबेडकर उत्थान समिति के बैनर तले परिवार के सदस्य डीएम ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और इसी के साथ 50 लाख मुआवजे की भी मांग रखी है। वहीं परिवार के लोगों ने इस मामले को लेकर एक शिकायती पत्र भी जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम को भेजा है। 2 लड़के यहाँ बंद थे जेल में, जिनको 21 तारीख को जेल प्रशासन सूचना देता है कि ये दोनों लड़के आत्महत्या करके मर गए हैं, ये पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा लिए हैं। लेकिन जब हम लोग उसको लाश को देखते हैं तो उसमें जो विजय पासी है उसकी लाश सड़ गई रहती है, और जो दूसरा लड़का है मनोज रैदास, उसकी लाश ताजी रहती है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों एक साथ जो है नहीं मरे हैं, ये आगे पीछे मरे हैं। इनकी पहले हत्या कर दी गई है, और तमाम आपके प्रेस में ये भी दिखाया गया है कि जो है उनकी पहले हत्या कर दी गई है, बाद में उनकी फांसी लगाई गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है उसमें जो है उनके मनोज रैदास के 13 चोट के निशान हैं, और ये पहले इनका मर्डर कर दिया गया है। मर्डर करने के बाद इनकी फांसी दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि इनके पेट में कुछ नहीं था, केवल 6 ग्राम जो है इनके लिक्विड पाया गया, यानी कि इनको कई दिन से भूखा रखा गया, उनको काफ़ी चोटें पहुंचाई गई, उनको मारा गया, जहर दे करके मारा गया। ये अमर उजाला और न्यायिक जांच में दोनों में ये सिद्ध हो चुका है। हम बस पुलिस साहब चाहिए हन कि हमारे भाई की जो हत्या करे है उसका सजा मिले के चाहिए, जिससे हमारे भाई के दे हैं उससे ज्यादा कठिन उनका सजा मिले के चाहिए। क्या हुआ था कुछ आपको? बस थोड़ा सा बात जो होती है ना, मोबाइल मतलब हो गया था, उसके लिए उस कारण मेरे भाई को लेकर गए, मतलब थाने वाले मार पीट कर उसको हत्या मतलब बना कर जेल में भेज दिए। ना तो वो रिपोर्ट करवाए, मतलब एफआईआर नहीं किया, जिसका भाई मर्डर मतलब हो गया था उसको ना रिपोर्ट करा हमारे भाई के नाम, कुछ नहीं। शक के आधार पर थाने वाले यहाँ जामो के ले गए, हमारे भाई को ले गए जेल में डाल दिए, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। 20 दिन भी नहीं हुए कि हमारे भाई की हत्या कर दी गई। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को देने में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का 100% इस्तेमाल किया जाए। वहीं दिव्यांगजनों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रोत्साहन के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। इसके साथ ही पुनर्वास यूनिवर्सिटी में दिव्यांगजनों के लिए समस्याओं का समाधान भी किए जाने के निर्देश इस दौरान दिए गए। खबर प्रयागराज से है, जहां महिला सभागार में महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को मंजू क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही प्रशिक्षिका खुशबू यादव ने बताया कि जिस तरीके से शासन की ओर से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के निर्देश दिए गए हैं, कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है, इसी तरीके से संस्था की ओर से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और मूंज उत्पादन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम प्रयागराज के जिला कारागार में किया जा रहा है। यहाँ पे मूंज की ट्रेनिंग चल रही है, जिससे कि मूंज से हम लोग कई आइटम बनाते हैं और महिलाओं को सबसे बड़ा ये है कि आत्मनिर्भर बनाते हैं। और
और ये हमारा जो मिशन सशक्तिकरण चल रहा है, इससे हमारी महिलाएं आई हैं ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए। अभी इसको सीखेंगी तो फिर अपना कोई ना कोई तो अपना काम स्टार्ट करें। पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने ऐसे काम को आपने कवरेज किया। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। मेरी संस्था का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी संस्था यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो UPCSR के नाम से, जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है, जो ODOP के ऊपर, यहाँ पे मूज क्रॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम मूज के डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट को मतलब ट्रेनिंग दे करके बनवा के इसे मार्केट में अच्छे रेट पे सेल के लिए प्रमोट कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।